वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हमारा फोर्थ लेक्चर है और हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन पढ़ने के बाद कुछ इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज और डिफरेंट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस कर लिए। अच्छा, लास्ट जब हमने लेक्चर अपना क्लोज किया था तो वहाँ पे हम फैक्टर प्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, फैक्टर प्रोडक्शंस का ही नाम है इनपुट फैक्टर्स। ठीक है, वो जो आपको अगर याद हो कि प्रोडक्शन का जो प्रोसेस था उसमें कुछ इनपुट चाहिए होता था हमें आउटपुट बनाने के लिए। ठीक है, तो जो इनपुट चाहिए होता था वो बेसिकली यही फैक्टर प्रोडक्शन चाहिए होते थे, एफओपीज या इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी इनको कहते हैं। तो तीन नाम है, फैक्टर प्रोडक्शंस भी कहेंगे, इनपुट फैक्टर्स भी कहेंगे और इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी कहेंगे। अच्छा, ये हम बार बार पढ़ चुके हैं कि ये फैक्टर प्रोडक्शन एक्चुअली हैं क्या। एक हमने कहा था कि फैक्टर प्रोडक्शन नंबर वन हमारा लैंड होगा। ठीक है, तो अभी तक जो आप लोगों के माइंड में कॉन्सेप्ट आया होगा कि जो जमीन है जो हमें चाहिए होगी कोई भी चीज बनाने के लिए उसको हम लैंड कहेंगे। अच्छा, ये इकोनॉमिक्स में ना इस टर्म का मतलब थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड। ठीक है, ज्यादा ब्रॉडर से मुराद ये है कि हर नेचुरल रिसोर्स आपकी लैंड समझी जाएगी इकोनॉमिक्स में। अच्छा, ये गॉड गिफ्टेड रिसोर्सेज होंगी। ठीक है, जो इनसाइड दी अर्थ है वो भी और जो आउटसाइड दी अर्थ है वो भी, ये सारी क्या कहलाएंगी, लैंड। फॉर एग्जाम्पल, ये जमीन, ठीक, इसके अंदर जो कुछ आप कह लें कि वो होंगी कीमती चीज़ें छुपी हुई होंगी, मेटल हो या कोयला हो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, जो इसके ऊपर होंगी, बाहर के साइड पे जंगल आ गए, ठीक है, आपका समुंदर आ गया, आपके पहाड़ आ गए, ये सारी चीज़ें आपकी लैंड के अंदर इंक्लूड की जाएगी। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है, हर वो चीज़ जो नेचुरली आपको गॉड गिफ्टेड मिले वो लैंड कहलाएगी। उसमें ज़मीन, ठीक है, उसके ऊपर और उसके नीचे जो भी चीज़ें हैं वो सारी इसके अंदर इंक्लूडेड समझी जाएंगी। अच्छा, ये जो लैंड है फैक्टर प्रोडक्शन, ये बेसिकली एक पैसिव फैक्टर है। पैसिव फैक्टर से मुराद ये है कि ये खाली अकेला खुद से कोई भी चीज़ नहीं बना सकता। हम अभी पढ़ रहे हैं ना इनपुट फैक्टर्स, वो इनपुट फैक्टर्स या वो फैक्टर प्रोडक्शन जिनसे हम कोई चीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो लैंड जो है फैक्टर प्रोडक्शन, ये एक पैसिव फैक्टर है, ये अकेला खुद से कोई चीज़ नहीं बना सकता। इसको किसी दूसरे फैक्टर प्रोडक्शन की हेल्प चाहिए होगी ताकि ये कोई चीज़ मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस कर सके। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि जंगल से लकड़ियां लेके फर्नीचर बनाना है। ठीक है, तो लकड़ियां लैंड है। ठीक है, आपको मतलब एक जंगल जो है वो वहां से आपको लकड़ियां चाहिए, तो वो जंगल जो है वो लैंड का पार्ट। ये दरख्तों से लकड़ी उतर के खुद से फर्नीचर नहीं बनेगी। ये पैसिव फैक्टर इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि लेबर की जरूरत होगी जो कि वहां से जंगल से लकड़ी काटेगा और फिर उसको एक शेप में काट के जोड़ के एक फर्नीचर बनाएगा। सो लैंड हमेशा पैसिव फैक्टर समझा जाएगा। ठीक है, लैंड क्या है, नेचुरल रिसोर्स, इसको गॉड गिफ्टेड रिसोर्स भी कहेंगे क्योंकि अल्लाह की तरफ से हमें नेचुरली दी गई है। ये हर वो चीज़ इसके अंदर इंक्लूड होगी जो इनसाइड और आउटसाइड अर्थ है, वो इसके अंदर आ जाएगी और ये पैसिव फैक्टर है। ठीक है, और इसका रिवार्ड क्या है, रेंट। ठीक है, नॉर्मली अब तक आप लोगों ने जितने अपनी लाइफ गुजारी है तो रेंट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आप किसी घर में रहते हैं, किसी शॉप को आपने रेंट पे लिया हो, उसके बदले में जो पैसे देते हैं वो रेंट होता है। इकोनॉमिक्स ने लैंड के कॉन्सेप्ट को ब्रॉडर किया। सो हर किस्म की जो चीज़ होगी जो लैंड में आ रही है, जो इनसाइड या आउटसाइड अर्थ होगी, उसके बदले में जो आप पैसे दे रहे होंगे उसको रेंट के। सेकंड है लेबर। ठीक है, लैंड क्या था, नेचुरल रिसोर्स, लेबर क्या है, ह्यूमन रिसोर्स, ये इंसानी रिसोर्स है। ठीक है, ये जो लेबर है ना, इसमें दोनों तरह के लेबर आ जाते हैं। वो लेबर भी जो फिजिकली कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो, जैसे मजदूर है वो सीमेंट बजरी ईंटें लगा के कोई घर बना रहा होगा, वो भी लेबर के अंदर आएगा। ठीक है, एक इंजीनियर है जो बैठ के कोई जो है ना वो बना रहा है, मैप बना रहा है, कोई नक्शा बना रहा है,
कोई इस तरह का जो है ना वो आर्किटेक्चर की सर्विसेज दे रहा है, वो मेंटल एफर्ट्स लगा रहा है, जबकि एक मजदूर जो है वो फिजिकल एफर्ट्स लगा रहा है। ये दोनों लेबर के अंदर काउंट होंगे। ठीक है, ये लेबर जो है ये एक ऐसी रिसोर्स है जिसको आप स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, इट कैन नॉट बी, इसको आप ज़्यादा देर स्टोर नहीं कर सकते। आपने आज किसी लेबर को हायर किया है, वो जब तक वो काम आपका पूरा नहीं होता शायद वो आपके साथ रहे, उसके बाद काम पूरा होने के बाद वो आपको छोड़ जाए। या हो सकता है आपने उसको लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के ऊपर अपने पास रखा है, बट जब उसे कहीं से अच्छी ऑफर मिलेगी वो आपको छोड़ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता, आपने उसको इतनी अच्छी पैसों पे रखा हुआ है कि वो आपको कहीं छोड़ के पैसों के लिए भी नहीं जा रहा, स्टिल उसकी जिंदगी लिमिटेड है, सो वो आपके पास कभी भी स्टोर नहीं हो सकता। ठीक है, काम खत्म होगा शायद वो तब छोड़ के चला जाए, उसको कहीं और से अच्छे ऑफर मिले शायद वो कहीं वहां पे चला जाए, या अगर ये दोनों काम नहीं होते स्टिल उसकी लाइफ लिमिटेड है, सो आप उसको स्टोर नहीं कर सकते। तो ये जो फैक्टर प्रोडक्शन है लेबर, इसको कभी भी स्टोर नहीं किया जा सकता। हाँ, तीसरा पॉइंट क्या है, ये एक्टिव फैक्टर है। ये खुद से काम करेगा, खुद से एफर्ट करेगा, खुद से एक्ट करेगा किसी चीज को बनाने के लिए। हमने जिससे पहले वाला पढ़ा है लैंड, उसके बारे में हमने कहा था ये पैसिव फैक्टर है, जबकि लेबर जो है ये एक्टिव फैक्टर है। ठीक है, इसका रिवार्ड क्या है, इसका रिवार्ड है वेजेस। ठीक है, हम वेज देते हैं। आपने सुना होगा सैलरी, सैलरीज भी बेसिकली आपके फिजिकल या मेंटल एफर्ट के अगेंस्ट आपको जो पैसे मिल रहे होते हैं, रीइंबर्समेंट मिल रही होती है, उसको सैलरी कहते हैं। बट इकोनॉमिक्स में कुछ स्पेसिफिक टर्म्स यूज करनी होती है, सो यहाँ पे हम इसको वेज ही कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कैपिटल। कैपिटल, अगर आपने अकाउंटिंग स्टार्ट की है पढ़ना तो आपको स्टार्ट में ही पढ़ा दिया गया होगा अकाउंटिंग के अंदर, कि कैपिटल वो होता है जो ओनर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, सरमाया। ठीक है, अच्छा, इकोनॉमिक्स को अकाउंटिंग से अलग रखना। इकोनॉमिक्स में कैपिटल का मतलब हरगज पैसा नहीं है, हरगज इन्वेस्टमेंट नहीं है, हरगज सरमाया नहीं। इकोनॉमिक्स ब्रॉडर टर्म में बात करता है। तो इकोनॉमिक्स कहता है हर मैन मेड रिसोर्स जो है वो आपका कैपिटल कहलाएगी। मैन मेड रिसोर्स से मतलब क्या है, देखें दो फैक्टर्स हम पढ़ चुके हैं। एक तो आ गया लेबर, जो कि ह्यूमन रिसोर्स है, जो चीजें बनाने के लिए यूज होगा, जो चीजों को बनाएगा। एक हमने पढ़ लिया लैंड। लैंड हमने कहा नेचुरल रिसोर्स है, जो कुदरती है। अच्छा, लेकिन कोई भी चीज हम बनाने के बारे में सोचते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक मोबाइल बनाना है, मोबाइल के लिए हमें एक जो है ना वो जगह चाहिए, लैंड चाहिए। ठीक है, उसके अलावा हमें कुछ लेबर्स चाहिए जो वहाँ पे काम करेंगे। उसके अलावा हमें बहुत सा रॉ मटेरियल चाहिए, ये अकाउंटिंग में शायद आपने पढ़ा हो, रॉ मटेरियल वो चीज़ें जिनसे जिनको मिला के एक प्रोडक्ट बनेगी, गुड बनेगी, फिनिश गुड बनेगी, कंप्लीटेड गुड बनेगी। वो बहुत सी चीज़ें चाहिए। ठीक है, हमें मशीनरी चाहिए, हमें प्लांट चाहिए जिसके ऊपर वो लेबर काम करके रॉ मटेरियल जोड़ के एक मोबाइल बनाएगा, फिनिश गुड बनाएगा या एक गुड बनाएगा। ठीक है, तो ये जो बाकी सारी चीजें ना नेचुरल के अलावा, वो सारी चीजें आपकी क्या है, कैपिटल। उसमें आपकी रोड्स आ जाएंगी, आपकी बिल्डिंग्स आ जाएंगी, आपके स्कूल्स, ब्रिजेस, हर चीज आ जाएगी, आपका रॉ मटेरियल भी इसी में आ जाएगा। ठीक है, सो इसका रिवॉर्ड क्या है, इसका रिवॉर्ड है इंटरेस्ट। और लास्ट में इंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये भी ह्यूमन रिसोर्स है, तो लेबर भी ह्यूमन रिसोर्स था, इंटरप्रेन्योर भी ह्यूमन रिसोर्स है। ठीक है, सॉरी, ये कैपिटल के बारे में हमने ये नहीं पढ़ा कि ये भी पैसिव फैक्टर है। जैसा कि लैंड पैसिव फैक्टर थी, सेम कैपिटल भी पैसिव फैक्टर है। ये खुद से कोई एफर्ट नहीं करेगा, इसको काम में लाने के लिए आपको कोई एक्टिव फैक्टर चाहिए होगा, जैसा कि लेबर है एक्टिव फैक्टर, और एंटरप्रेन्योर क्या है, ह्यूमन रिसोर्स है जैसे लेबर थी। ये वो आदमी या ग्रुप ऑफ पर्सन्स होंगे, इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पर्सन होंगे, जो इन तीनों एफ ओ पीस को कंबाइन करके कोई एक गुड या सर्विस बनाते हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योर क्या है, बेसिकली एक बिजनेस माइंड है, एक बिजनेसमैन है, या एक ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन है जो कि लैंड, लेबर और कैपिटल को कंबाइन करके कोई गुड या सर्विस बना रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली एंटरप्रेन्योर कराएगा। और इसका क्या है रिवॉर्ड, इसको प्रॉफिट चाहिए होता है।
और ये भी एक्टिव फैक्टर है। ठीक है। सो अगर हम इसको सम अप करें तो इकोनॉमिक्स है ना, हर उस चीज को जो चाहिए होती है किसी भी गुड और सर्विस को बनाने के लिए, उसको चार कैटेगरीज में डिवाइड किया। नंबर वन, उसने कहा या तो कोई चीज जो आपको एक गुड या सर्विस बनाने के लिए चाहिए, वो लैंड होगी, या वो लेबर होगी, या वो कैपिटल होगी, या वो एंटरप्रेन्योर। ये चार चीजें होंगी। ठीक है। उसने कहा लैंड में आपने हर वो चीज कंसिडर करनी है जो नेचुरल है। ठीक है, इसलिए इसको नेचुरल रिसोर्स भी कहते हैं। जो गॉड गिफ्टेड भी समझी जाती है, मतलब वो अल्लाह की तरफ से आपको बनी बनाई मिली है। ठीक है। वो हो इनसाइड जमीन के या आउटसाइड। ठीक है। वो अर्थ इसके अंदर लैंड के अंदर ही समझी जाएगी। सो दूसरे नंबर पे उसने कहा कि भाई लेबर है। लेबर क्या है? ह्यूमन रिसोर्स है। इसमें फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स दोनों आ जाएंगी। इसको आप स्टोर नहीं कर सकते, और ये एक्टिव फैक्टर है। ये लैंड और कैपिटल को काम में लाने के लिए यूज होगा। नंबर तीन, कैपिटल। हर वो चीज जो ना तो ह्यूमन रिसोर्स है ना नेचुरल रिसोर्स है, वो किस में आ गई? मैन मेड रिसोर्स में आ गई। वो इंसान ने खुद बनाई होगी, वो कैपिटल। उसमें आपकी मशीनरी होगी, आपकी बिल्डिंग होगी। ठीक है। वहां से जो आने के लिए रोड चाहिए, फैक्ट्री में आने के लिए, वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। आपका रॉ मटेरियल आ जाएगा, ये सारी चीजें। ठीक है। रॉ मटेरियल कुछ तो हो सकता है आपको लैंड से मिले, ठीक है, जो कि नेचुरल होगा। वो कुछ आपका जो खुद इंसान बना रहे होंगे, वो आपका कैपिटल में आ जाएगा। और लास्ट में एंटरप्रेन्योर है। ठीक है। एंटरप्रेन्योर क्या है? वो भी एक ह्यूमन फैक्टर है, और वो इन बाकी तीन फैक्टर्स को कंबाइन करता है ताकि वो गुड और सर्विसेज बना के प्रॉफिट हासिल कर सके। ठीक है। तो होप सो ये चारों फैक्टर प्रोडक्शन और ये चारों इनके रिवार्ड्स ये आपको याद रहेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर। इकोनॉमिक्स की नेचर क्या है? ठीक है। इकोनॉमिक्स जो है ये हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स साइंस ऑफ वेल्थ है, इकोनॉमिक्स साइंस ऑफ ह्यूमन वेलफेयर है, इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस ऑफ स्केर्सिटी एंड चॉइसेस है। ठीक है। लेकिन ये इकोनॉमिक्स बेसिकली है क्या? ये सब्जेक्ट कैसा है? क्या ये आर्ट का सब्जेक्ट है या ये साइंस का सब्जेक्ट है? ठीक है। हमने ये भी पढ़ा, सोशल साइंस है, मदर ऑफ सोशल साइंस। ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को यहाँ पे एक दफा डिस्कस करना बनता है कि क्या ये इकोनॉमिक्स साइंस है या ये आर्ट है। ठीक है। तो चलें इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, साइंस। इस चीज को डिस्कस करने के लिए कि किसी भी सब्जेक्ट को साइंस कंसिडर किया जाए या आर्ट कंसिडर किया जाए, हमें पहले साइंस और आर्ट्स की डेफिनेशन का पता होना चाहिए। ठीक है। आप में से बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो हो सकता है साइंस पढ़ के आए हों, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो आर्ट्स पढ़ के आए होंगे। ठीक है। तो साइंस को अगर हम देखें ना कि साइंस होती क्या है, साइंस बेसिकली ना एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है नॉलेज की या फैक्ट्स की। ठीक है। एक नॉलेज या कुछ फैक्ट्स को अगर हम सिस्टमेटिक वे में पढ़ें ना, ठीक है, ये क्या कहलाती है? साइंस कहलाती है। बेसिकली साइंस, अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा होगा साइंस पहले भी, कि साइंस जो है ना वो हमेशा दो चीजों को रिलेट कर रही होती है। एक क्या होती है? कॉज। एक होता है इफेक्ट। एक जो है ना वो इफेक्ट आया है तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉज हो। ठीक है। या एक कॉज की वजह से कोई ना कोई इफेक्ट जरूर आएगा। ठीक है। ये साइंस में हम पढ़ते थे। ठीक है। हर एक्ट का कोई ना कोई रिएक्शन होता है। ठीक है। तो बेसिकली साइंस क्या है? साइंस सिस्टमेटिक स्टडी है आपके नॉलेज और आपके फैक्ट्स की। ठीक है। और ये डेवलप करती है कोरिलेशन बिटवीन कॉजेज और इफेक्ट्स के बारे में। ठीक है। हम बेसिकली फैक्ट्स को सिस्टमेटिकली कलेक्ट करते हैं। ठीक है। कलेक्शन करते हैं, डाटा हम बहुत सारा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं, उसको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं। उसके बाद हम उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद हम जो है कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं ताकि हम कुछ रूल्स या प्रिंसिपल्स बना सकें। ठीक है। आपको याद होगा कि हम पढ़ते थे कि पहले मफरूज़ा बनता है, फिर आप उसके ऊपर कोई तजर्बा करते हो, उसके बाद जो है ना एक असूल बनता है। आई डोंट थिंक कि आप लोगों ने ये उर्दू में पढ़ा होगा, बट हमारे टाइम में हम इसी तरह पढ़ते थे कि साइंस में क्या होता है कि आपने कोई ना कोई पहले एक मफरूज़ा बनाना होता है।
फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हो कि दुनिया जो है वो गोल है, तो ये एक मफरूज़ा। अब इसको साबित करने के लिए हमें कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, ये कोई तजर्बा करने के बाद उसका रिजल्ट आने पे ये साबित होगा कि वो गोल है कि नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकली साइंस होती थी कि आप डाटा पहले कलेक्ट करते थे, फिर उसको डिफरेंट क्लासिफिकेशन में क्लासिफाई करते थे, फिर उसको एनालाइज करते थे, एनालिसिस करते थे उसके बाद आप कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे, और उसके बाद आप प्रिंसिपल पे पहुंचते थे। तो ये अगर देखा जाए तो इस सबको साइंस कहते थे। आर्ट पे आते हैं। आर्ट क्या है? ठीक है, आर्ट बेसिकली जो है ना वो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है। ठीक है, तो आपके पास नॉलेज है, अगर आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करें, ठीक है, ताकि आप किसी गोल पे पहुंचे, तो इसको आर्ट कहें। ठीक है, बहुत ही आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ ना, तो साइंस क्या है? साइंस बेसिकली नॉलेज है, और आर्ट क्या है? आर्ट उसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, हम आर्ट के अंदर ना बेसिकली प्रिंसिपल्स जो हमने साइंस में बनाए होते हैं ना, उनको रियलिटी में टर्न करते होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ी सीखना चाह रहे हो, तो आपने उसकी क्लासेस ली, आपने यूट्यूब पर उसकी वीडियोस देखी, आपके टीचर ने आपको बताया कि भाई ये जो है उसका स्टेयरिंग है, ये इंडिकेटर्स हैं, ये यहाँ से इसकी स्पीड होगी, यहाँ पे ब्रेक होगी, ठीक है, ये गियर है इसका। ये सारा आप नॉलेज गेन कर रहे हो, ये सारा जानना, अंडरस्टैंड करना, इसकी सिस्टमेटिक स्टडी को साइंस कहते थे। ये सीखने के बाद जब आप गाड़ी को ड्राइव खुद से करोगे ना, तो अब आपने उस नॉलेज को अप्लाई कर दिया, अब आप उस नॉलेज की एप्लीकेशन की तरफ जा रहे हो, तो इसको आर्ट कहते हैं। सो लर्निंग के आपने कोई काम कैसे करना है, इसका नॉलेज अपने पास रखना, ये साइंस होता है, और उसको एक्चुअली रियलिटी में कन्वर्ट करना या अप्लाई करना उस नॉलेज को, ये क्या कहलाता है? आर्ट। ठीक है, तो हमने दोनों चीजें पढ़ ली, साइंस भी और आर्ट भी। बट साइंस को आपके इस इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में ना फर्दर डिटेल में भी पढ़ाया गया। ठीक है, वो कहते हैं साइंस आपने जो सिंपल पढ़ी है ना, ये साइंस तो ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा इन डेप्थ में जाके देखो कि साइंस सिंपल साइंस ही है कि इसके अंदर भी कुछ डिफरेंट टर्म्स होती हैं। तो देखें, साइंस दो तरह की हो सकती है, एक पॉजिटिव हो सकती है और एक नॉर्मेटिव हो सकती है। ठीक है, पहले हमने साइंस को पढ़ा, साइंस की एक ओवरऑल डेफिनेशन को पढ़ा, फिर हमने आर्ट की डेफिनेशन को पढ़ा। अब हम साइंस की फर्दर दो क्लासिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं कि साइंस या तो पॉजिटिव साइंस होती है या नॉर्मेटिव साइंस होती है। अच्छा, पॉजिटिव साइंस क्या होती है? पॉजिटिव साइंस वो साइंस होती है जो रियलिटी बेस्ड होती है। ठीक है, कि जो रियल चीजों को अगर हम देखें तो वो पॉजिटिव साइंस कहलाती है, और नॉर्मेटिव होती है आइडियल। ठीक है, इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने कोई फैक्चुअल क्वेश्चन आया है, ठीक है, आपके माइंड में एक फैक्ट के बारे में क्वेश्चन आया है कि जब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे जो ग्लोबल वार्मिंग है ना वो बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये आपके माइंड में हो सकता है एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब आप क्या करेंगे? आप इससे टेस्ट करेंगे, आप कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, और उसके बाद ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन था आपके माइंड में, ये एक प्रिंसिपल या लॉ बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा अर्थ राउंड है, ठीक है, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्या अर्थ राउंड है? ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, या ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द जो है ना वो सर्कल में चक्कर काट रही है। ठीक है, और चांद जमीन के गिर्द चक्कर काट रहा है, या कोई भी डिफरेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके फैक्चुअल क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकते हैं। अब आप क्या करोगे? आप टेस्ट करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे, ताकि आप कुछ प्रिंसिपल्स बना सको। अगर तो वो एक्सपेरिमेंट से जो आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है वो सही साबित हो गया, तो अब आप एक प्रिंसिपल बना चुके हो, जिसको हम पॉजिटिव साइंस कहते हैं। ठीक है, जो इस तरीके से चल रही होती है वो प्रिंसिपल लगते हैं। फैक्चुअल क्वेश्चन आता है, टेस्ट और एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसके बाद आप प्रिंसिपल बनाते हो। ठीक है, जैसा कि ज़मीन गोल है, ऐसे एक्चुअली वैसे गोल नहीं होती। और दूसरे नंबर पे, जब आपको भूख लगती है, आप कुछ खाना खाते हो, तो आपकी भूख कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता था, क्या मुझे जब भूख लगे मैं कुछ खाऊं तो मेरी भूख कम होगी? ठीक है, तो आपने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया होगा, आपने एक बर्गर लिया होगा, आपने वो खाया होगा, तो हो सकता है आपकी भूख कम होगी। तो आपने जब ये साबित कर लिया कि कुछ खाने से भूख कम होती है, तो आपने कहा यही तो प्रिंसिपल है कि जब आपको भूख लगे आप कुछ खाओ तो भूख कम हो जाती है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं नॉर्मेटिव के बारे में डिस्कस करने की तरफ। ठीक है, नॉर्मेटिव क्या है? आइडियल। आपके पास एक क्वेश्चन आता है, ठीक है,
आप उसका आइडियल सोल्यूशन देते हो जो कि एथिकल और फेयरनेस के ऊपर बेस्ड करता है। ठीक है, अभी हमने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया कि ऐसा हो तो ये होता है, उसके बाद हमने कोई प्रिंसिपल नहीं बनाया, हमने क्या किया, एक क्वेश्चन आया, उसका आइडियल सोल्यूशन दिया, और वो हम बेसिकली एक मोरालिटी के ऊपर, एक एथिक्स के ऊपर बेस्ड जो है ना वो सोल्यूशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं कि झूठ बोलने से बड़ा नुकसान होता है, ये क्वेश्चन था, तो क्या करना चाहिए, आइडियल सोल्यूशन क्या है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, होप्स हो कि आपको समझ आई होगी। देखिए, पॉजिटिव साइंस में क्या था, हमारे पास एक फैक्चुअल क्वेश्चन आता था, फैक्ट के ऊपर, रियलिटी के ऊपर। ठीक है, हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते थे, एक प्रिंसिपल रूल बना लेते थे, बात खत्म हो जाती थी। नॉर्मेटिव साइंस में क्या है कि आपने क्वेश्चन होंगे, आप उनका कोई आइडियल सोल्यूशन दोगे, एक्चुअली वो फैक्चुअली हो सकता है ना हो ऐसा, बट आप एक आइडियल सोल्यूशन पेश करते हो। ठीक है, गवर्नमेंट को हर सिटीजन का जो है ना वो ख्याल रखना चाहिए, उनको मेडिकल फैसिलिटी देनी चाहिए, एजुकेशन फैसिलिटी देनी चाहिए, एक्चुअली हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन आइडियल सिनेरियो में आप ऐसा चाह रहे हो, ये नॉर्मेटिव साइंस है। ठीक है, ठीक है, पोल्यूशन से जो है ना वो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता है, तो पोल्यूशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पोल्यूशन का ना होना, ये आपने एक आइडियल सोल्यूशन दिया है। ठीक है, सो ये कुछ डिफरेंट हमने नॉर्मेटिव साइंस और पॉजिटिव साइंस के बारे में पढ़ा। आपको अगर ये छोटी छोटी बातें याद रहती हैं तो इनफ है, काफ़ी है आप लोगों के लिए। ठीक है, पॉजिटिव साइंस क्या है, जो कि रियलिटी बेस्ड, नॉर्मेटिव साइंस क्या है, जो कि आइडियल बेस्ड। पॉजिटिव साइंस के अंदर फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, टेस्ट करते हैं, उसके बाद लॉ ऑफ प्रिंसिपल बनाते हैं। जबकि नॉर्मेटिव साइंस में आप सिंपल किसी एक क्वेश्चन के ऊपर आप आइडियल सोल्यूशन प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो एथिकल और फेयरनेस के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। ठीक है, ये आप सॉल्यूशंस कुछ ऑफर करते हो। और जो पॉजिटिव साइंस होती है उसमें बेसिकली आप एक्सपेरिमेंट के बाद एक लॉ या प्रिंसिपल बना लेते हैं। ठीक है, अब हम अगर पॉजिटिव साइंस की डेफिनेशन देखें, इट डील विद फैक्चुअल क्वेश्चन, टेस्टेड एंड एक्सेप्टेड फैक्ट, एंड टू डेवलप सम मोर रिक्वायर्ड लॉज एंड प्रिंसिपल्स। और नॉर्मेटिव साइंस की देखें तो इट डील विद व्हाट आउट टू बी, शुड बी, क्या होना चाहिए, आइडियली क्या हम कर सकते हैं, क्या होना चाहिए। ठीक है, इट इंक्वायरीज ऑफर सजेशन टू डिफरेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है, अगर हम इसको सम अप करें तो हमने कहा कि नॉलेज इज अ साइंस, और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इट्स इज एन आर्ट। और इकोनॉमिक्स में हमने नॉलेज भी गेन करना है, उसकी एप्लीकेशन को भी देखना है। सो इकोनॉमिक्स दोनों के साथ डील करती है। और कंक्लूजन क्या हुआ कि इकोनॉमिक्स सिर्फ साइंस नहीं है जो हम बार बार पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स साइंस भी है और आर्ट भी है। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स दोनों है, साइंस भी और आर्ट भी, बेसिकली ये ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं आगे, तो हमारे पास ना इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस दी गई हैं। एक्चुअली आपका जो पूरा ये सिलेबस है ना, ये भी इन दो ब्रांचेस के हिसाब से ही कैटेगराइज किया गया। आपके जो चैप्टर वन को तो छोड़ दें, चैप्टर वन के बारे में मैंने आपको बताया था कि चैप्टर वन जो होगा आपका, वो ओवरऑल एक ओवरव्यू दे रहा होता है, या कुछ ऐसे नए कॉन्सेप्ट्स उसमें होते हैं, बाकी वो ओवरऑल पूरे सब्जेक्ट के बारे में ओवरव्यू दे रहा होता है। चैप्टर टू, थ्री, फोर, ये हमारे इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच को डील करते हैं। 5 से 13 तक ये हमारे इकोनॉमिक्स की दूसरी ब्रांच को डील करते हैं। तो ये ब्रांचेस हैं क्या, और हमारे सब्जेक्ट में ये दोनों ब्रांचेस डिस्कस हुई हैं। बेसिकली इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस होती हैं, एक ब्रांच को हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और एक को हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो, मैक्रो। माइक्रो आपने शायद साइंस में पढ़ा हो, मैक्रो भी शायद पढ़ा हो आपने मैट्रिक वगैरह में। ठीक है, माइक्रो जो है ना वो बहुत ही छोटे पार्ट को कहते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्ट को अगर देखो ना तो वो माइक्रो होता है। जैसे माइक्रोस्कोप है, बहुत छोटी चीज को देखने के लिए यूज होती है। मैक्रो का मतलब होता है ओवरऑल लार्ज स्केल के ऊपर देखना। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस हैं, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट होगा,
किसी भी चीज़ का, तो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी का स्मॉलेस्ट पार्ट जो है ना वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाएगा, ओवरऑल इकोनॉमी को मैक्रो में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, दोबारा से हम इसको डिस्कस करते हैं। इकोनॉमिक्स की कितनी ब्रांचेस हैं? दो ब्रांचेस हैं, दो तरह से इकोनॉमिक्स को पढ़ा जाता है। नंबर वन, माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो छोटे छोटे हिस्सों को अलग से आपको डिस्कस करके देती है कि भाई ये, हमने जैसे एजेंट्स पढ़े थे ना, इकोनॉमी के चार एजेंट्स होते हैं, हाउस होल्ड होता है, फर्म होती है, गवर्नमेंट होती है, और फॉरेन ट्रेडर्स होते हैं। एक एक इंडिविजुअल को जब हम पढ़ रहे होंगे ना, जैसे कि एक एक फर्म को उठा के अगर हम देखें, उसको डिस्कस करें, उसके ऊपर हम काम करना शुरू हों, तो वो किस में आ जाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। या एक एक हाउस होल्ड, एक एक इंडिविजुअल के बारे में हम पढ़ना शुरू करें, तो वो हमारा किस में आ जाएगा? हाउस होल्ड में आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम ओवरऑल पूरी इकोनॉमी के बारे में पढ़ें, अच्छा इकोनॉमिक्स में आपने इकोनॉमी से मतलब ये हमेशा लेना है कि जिस कंट्री की इकोनॉमी की बात हो रही है ना, उस पूरे कंट्री के बारे में। अब इसको अगर हम ऐसे देखें कि जब हम पूरे पाकिस्तान को पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे इकोनॉमिक्स में, तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे होंगे। और जब हम पाकिस्तान की किसी खास मार्केट, किसी सिटी की, किसी गांव की मार्केट, ठीक है, किसी खास प्रोडक्ट की मार्केट की बात करें, चावलों की मार्केट, ठीक है, बैंक, किसी खास बैंक जो पैसों की मार्केट है उसके बारे में बात करें, किसी खास इंडिविजुअल के बारे में, ठीक है, किसी भी खास इंडिविजुअल जो है वो, उनके बारे में हम पढ़ें, किसी भी खास फर्म के बारे में, प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ें, तो ये किस में आ जाएगा? माइक्रो में आ जाएगा। ठीक है, तो होप सो आपको डेफिनेशन समझ आ जाएगी। स्मॉल पार्ट ऑफ जो होगा ना, उसको हम जब भी डिस्कस कर रहे होंगे, जब भी इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे होंगे, तो वो माइक्रो में आएगा। और ओवरऑल लार्ज स्केल पे जब हम ओवरऑल इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे, तो वो मैक्रो में आएगा। अच्छा, कुछ फैक्टर्स हैं जो इसमें आते हैं। ये फैक्टर्स अभी आपको समझ नहीं आएंगे, क्योंकि ये फैक्टर्स अभी आपने पढ़ने हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो फैक्टर्स लिखे हुए हैं, ये आप चैप्टर नंबर 2, 3, 4 में पढ़ेंगे, और ये जो फैक्टर्स लिखे हुए हैं आप 5 से 13 चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो जस्ट इनको अभी आपने रीड कर लेना है, ज़्यादा इनको पढ़ने की या समझने की कोशिश करेंगे तो समझ नहीं आएंगे। और अगर मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा, तो इनके ऊपर जैसे कि ये जो है पहले दो पॉइंट्स, इनके ऊपर पूरा चैप्टर 2 है, तो मैं वो यहाँ पे सारा एक्सप्लेन नहीं कर सकूंगा, हम उसको चैप्टर 2 में ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसके ऊपर जो है वो, जैसे हम कहेंगे चैप्टर 5 है, चैप्टर 6 है, तो इनको जस्ट अभी आपने गो थ्रू करना है। अच्छा, उसके बाद इनकी स्कोप्स के बाद, स्कोप की बात आ जाती है। ठीक है, कि माइक्रो का क्या स्कोप है, माइक्रो के स्कोप में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, मैक्रो के स्कोप में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो अभी आपने सिर्फ इनको इसी तरह याद करना है। अभी इनको हम इनके रेलेवेंट चैप्टर्स में जाके मजीद अच्छे से डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंस की बात आ जाती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस क्या है माइक्रो की? माइक्रो किसी छोटे हिस्से को पढ़ने की वजह क्या आती है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों पढ़ना चाहिए? तो देखिए, हम हर इकोनॉमिक एजेंट जो है उसके बारे में पढ़ते हैं, ताकि हम, अगर तो वो खुद इकोनॉमी के एजेंट हैं, जैसे मैं अगर हाउस होल्ड हूँ, तो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा ताकि मुझे पता चले अपने बारे में, और मैं एक अच्छी डिसीजन ले सकूँ। ठीक है, और अगर मैं गवर्नमेंट हूँ, तो मैं ओवरऑल सारी इकोनॉमी के बारे में पढ़ूंगा, ताकि मैं अच्छे से उसके बारे में डिसीजन मेकिंग कर सकूँ। ठीक है, बाकी अगर मैं फर्म हूँ, तो मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ूंगा कि मेरी प्रोडक्ट के बारे में मुझे कैसे डिसीजन लेनी चाहिए कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकूँ। ठीक है, और अगर आप इकोनॉमी, पूरी ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में देखें, तो गवर्नमेंट ने प्राइस को स्टेबल करना है, गवर्नमेंट ने वेलफेयर करनी है, तो उसको ओवरऑल उस हिसाब से डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, ताकि वो लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर कर सके। ठीक है, उसके बाद इन दोनों की कुछ लिमिटेशंस है। ठीक है, माइक्रो की भी कुछ लिमिटेशंस हैं और मैक्रो की भी कुछ लिमिटेशन। फॉर एग्जांपल, माइक्रो की क्या है कि बड़ा ही नैरो प्रोस्पेक्टिव है। ठीक है, आप किसी छोटे से एक मार्केट को, किसी छोटे से एक हाउस होल्ड को, या किसी छोटे से एक फर्म को लेके बैठ जाते हो, और उसके ऊपर आप जो है ना वो काम करना शुरू कर देते हो, इन्फॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर देते हो, उसको बिहेवियर को स्टडी करना शुरू कर देते हो। उससे जब आप कोई रिजल्ट निकालोगे ना, तो वो हो सकता है ओवरऑल इकोनॉमी को रिप्रेजेंट ना कर रहा हो। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल इकोनॉमी तो एक मार्केट क्या, उसमें तो पता नहीं इस जैसी कितनी मार्केट्स होंगी। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है ना, वो बड़ा नैरो प्रोस्पेक्टिव रखती है, एक बहुत छोटी सी सोच रखती है, उसके ऊपर जाके किस चीज़ों को देख रही होती है। ठीक है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बड़ी एक्सेसिव जनरलाइजेशन कर देती है, वो सारा कुछ बहुत डिटेल में पढ़ा देती है। ठीक है,
इसकी आसान एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं मुल्क की मार्केट्स के बारे में ना कुछ अपना जो है ना वो एक रिपोर्ट बनाऊं कि इस दफ़ा पाकिस्तान की इकॉनमी कैसी काम कर रही है, कितना अच्छा चल रहा है काम, क्या नहीं हो रहा, क्या हो रहा है। मैं क्या करूँगा, मैं अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ जाऊं तो मैं क्या करूंगा, मैं किसी एक मार्केट में जाके ना वहां पे देखना शुरू कर दूंगा कि यार यहाँ पे बिजनेस अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यहाँ पे लोग अच्छे पैसे कमा रहे हैं कि नहीं, ठीक है, यहाँ पे लोग खर्चा कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो अगर मैं उस एक मार्केट में जाके देखूंगा तो मैं बड़ा ही नैरो प्रोस्पेक्टिव लेके जाना, मैं उस मार्केट के बारे में ही इंफॉर्मेशन निकाल सकूंगा। तो वो जो इन्फॉर्मेशन होगी ना वो मेरी ओवरऑल इकोनॉमी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही होगी, वो उसको रिफ्लेक्शन नहीं होगी, वो सिर्फ उस मार्केट का है, ठीक है। तो ये इसकी लिमिटेशन। और अगर मैं ओवरऑल पूरी इकोनॉमी की मार्केट की बात करूं तो मैं हो सकता है ये कहूँ कि भाई इस दफ़ा तो पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा काम किया है, सारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है। लेकिन एक्चुअली देखूं तो हो सकता है कोई एक इंडस्ट्री जो है वो बड़ा ही डैमेज होके चल रही हो, उस पर बड़ा ही नुकसान लोगों को हो रहा हो। लेकिन ओवरऑल जब मैं पिक्चर देखता हूँ तो मुझे सारा अच्छा लग रहा है, तो वो एक्सेसिव जर्नलाइज कर देता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बड़ा ही नैरो कर देती है चीज़ों को, ठीक है। इसको डिटेल में तब ही आप लोग समझ पाएंगे जब हम बाकी चैप्टर से गुजर के दोबारा आएंगे ना चैप्टर 1 पे। तो तब आपके माइंड में चीज़ें और अच्छे से आना शुरू हो जाएंगी कि मैं अभी क्या बातें कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, माइक्रो इकोनॉमिक्स की एक और लिमिटेशन ये है कि इसमें जो अजम्पशंस ली जाती है ना ये बड़ी ही वीक होती है, ठीक है। कुछ चीज़ों को ड्यू करके हम बात कर रहे होते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, तो माइक्रो के अंदर ना ये असम्पशंस बड़ी ही वीक होती हैं। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में जब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे ना तो तब आपको असम्पशंस के बारे में पता लगेगा। सो अभी मैंने आपको ये जो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमिक्स की बेसिकली ब्रांचेस हैं ये, जो हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स उसकी ब्रांचेस हैं, इनके बारे में ना बड़ा ब्रीफली सा मैंने आपको बताया है ताकि आपको थोड़ा सा पता हो कि दो इसकी ब्रांचेस होती हैं और इस तरह हमने इसको लेके चलना होता है, ठीक है। इसकी वीक असम्पशन होती है। और वहाँ पे अगर हम देखें मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो जब आप ओवरऑल इकोनॉमी को देख रहे होते हैं ना तो जो इंडिविजुअल आपकी फर्म्स हैं, इंडिविजुअल हाउस होल्ड है, वो इग्नोर हो जाते हैं, ठीक है। और एनालिसिस जो है ना वो आपके समटाइम मिसलीडिंग हो सकती है। इसको हम इंशाल्लाह दोबारा से पढ़ेंगे ब्रांचेस को, और बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम अपना सारा सिलेबस एक दफ़ा कंप्लीट कर लेंगे, तो उसके बाद आपको ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर से समझ आएंगी, ठीक है। ये दोनों जो ब्रांचेस है ना इनको आप अलग अलग नहीं पढ़ सकते। माइक्रो और मैक्रो जो है ना ये इंडिपेंडेंटली नहीं पढ़ी जा सकती, ये इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। अगर किसी कंट्री ने कोई डिसीजन मेकिंग करनी है तो वो मैक्रो लेवल पे, ओवरऑल लेवल पे तो करेगी स्टडी, वो माइक्रो लेवल पे भी जाकर करेगी तो तब फायदा होगा, ठीक है। बहुत ब्रांचेस जो है ना वो हमेशा एक साथ काम करती हैं। चलें, हमारा आज का जो लेक्चर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। हमने चैप्टर 1 पार्ट 1 जो है वो आज कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह कल से हम अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद जो है हम आगे को 3 4 चैप्टर्स करने के बाद दोबारा चैप्टर 1 के सेकंड पार्ट की तरफ जाएंगे। चलें, उम्मीद करता हूँ जो हमने पढ़ा है आपको समझ आया होगा, और इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। चलें, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।